क्या है कि अगर मेरे हिसाब से अगर पूछिएगा तो 70% यहाँ पे बच्चे पढ़ने नहीं आए हैं। अच्छा। ठीक है, और 30% बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसी में से कोई ना कोई सिलेक्शन मार रहा है, ये सोच के कि हमको करना है। 70% जो है वो माहौल में रंग जाते हैं। कुल मिला के यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा जो घेर लेती है उनको। तो निकल रहा था तो उसके पूरा हुजूम उसके साथ में था। अच्छा। करीब 8-10 लड़के उसको घेरे हुए थे। हाँ। तो वो रबड़ी खा रहा था। तो मैं करोल बाग से खाना खाने जा रहा था शाम को, तो उसने मुझे आवाज़ दिया ऐश्वर्य। तो हम कहे कि हाँ तो रबड़ी खा ले भाई। हम कहे हो गया क्या भाई? तो बोल रहा है नहीं भाई होगा तो पेपर में पता चलेगा। हम कहे कैसा रहा इंटरव्यू, क्या उम्मीद है? कह रहा है भाई अगर बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा तो 1 डिजिट में रैंक आएगी, और अगर अगर नहीं रहा मेरा लक साथ दी तो 2 डिजिट में रैंक आएगी। रैंक आता है 208 लड़का सिलेक्शन पा जाता है। ये मतलब कि और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा मेरे पास कम है। 7:45 हो रहा है, हमको 8:30 बजे अपने टेबल पे जाना है। अच्छा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम टाइम मेरे पास है। तो उसका अप्रोच हम लोग के प्रति प्रीलिम्स के पहले था, जब उसने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया था। आज भी उसी का स्वभाव जो है वही सेम है। हम लोग भी जैसे बात करते थे तू तड़ाक करके, आज भी उसी तरह से हम लोग बात करते हैं। राहुल जी हैं, वो इस बार प्री लिखे हैं। भाई हमको लगता है कि 84 इस बार कट ऑफ जानी चाहिए प्रीलिम्स की। वो बंदा 120 पा रहा है कट ऑफ, और प्रीलिम्स के पहले बोल रहा था हो जाएगा, मेंस में भी बोल रहा हो जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है। मैंने रूम ले लिया था, पर रूम भी ऐसा लिया है कि मतलब आप बोल सकते हो बाथरूम इतना रूम है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि पैसे की वजह से बहुत बच्चे टेंशन में रह जाते हैं कि अगले महीने कैसे निकाल। यूपीएससी कर रहा है ना, उससे मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर वो यूपीएससी करते समय एक्सप्लोर नहीं करेगा, हसल नहीं करेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, ये बता के मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। सही। ऐसा जर्नी है कि जहाँ गिरोगे वहाँ सीखोगे, और जहाँ ऊपर उठोगे वहाँ आपको अच्छा भी लगेगा, पर गिरने की। सबसे पहले अपना नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा बताइए। सर मेरा नाम ऐश्वर्य मिश्रा है, और मैं प्रयागराज का निवासी हूँ, और मैं यूपीएससी मेरा मास्टर्स इकोनॉमिक्स में मास्टर्स हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2021 में। देयर आफ्टर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। अच्छा, अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ऑलरेडी? कितने साल से यहाँ पर रहकर तैयारी? पिछले साल से ही आया हूँ, अभी मेरी कोचिंग कंप्लीट हुई है। अच्छा, कोचिंग कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर कैसा माहौल है, क्या चल रहा है, क्या माहौल क्या है कि अगर मेरे हिसाब से अगर पूछिएगा तो 70% यहाँ पे बच्चे पढ़ने नहीं आए हैं। अच्छा। ठीक है, और 30% बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसी में से कोई ना कोई सिलेक्शन मार रहा है। अच्छा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो पढ़ रहा है यहाँ पे वो 30% है, और वो दिखेगा नहीं जल्दी। अच्छा। जो ये सब हमको भीड़ दिख रही है, ये पढ़ाई, ये पढ़ने वाली भीड़ नहीं है। जो डेली पर्पस से ये जो निकल के 1 घंटा 2 घंटा यहाँ पे जो लोग घूम रहे हैं, जिसको कि हम अपने इलाहाबाद की भाषा में बोलते हैं तफरी कर रहे हैं, तो ये जो सिलेक्शन के लिए कंड्यूसिव नहीं है। अभी ये देखिएगा रेस्टोरेंट खुला है, काफ़ी दिन हो गया, करीब हमको लगता है कि महीना भर हो गया है, नियर अबाउट मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं काफ़ी 1 महीने बाद आ रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं करोल बाग में रहता हूँ। तो मैं खुद देख के शौक था कि मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे पता नहीं ये खुल गया है। अच्छा। उन्होंने मेरी फ्रेंड ने पूछा कि ये कब खुला है। अच्छा। हम कहे मैं ही आज देख रहा हूँ यार, इतने दिन के बाद आया हूँ। अच्छा। तो जी, तो ऐसा माहौल है मतलब कि यहाँ पर आपने 70% स्टूडेंट्स है वो तैयारी नहीं करते। हर स्टेट के बच्चे आ रहे हैं, हर एजुकेशनल बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं, फ्रॉम ईच डाइवर्सिटी। India is a very rich diversity country, and from every state students are coming here for preparing for UPSC. But आते हैं ये सोच के कि हमको करना है। 70% जो है वो माहौल में रंग जाते हैं। कुल मिला के यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा जो घेर लेती है उनको। एग्जैक्टली, डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ यहाँ पे माहौल भी है। अच्छा। क्योंकि जो और जगह टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबिलिटी नहीं है, टीचर का इतना अच्छा गाइडेंस नहीं है, लोग बोलते हैं कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, लोगों के लिए नहीं होगी, अच्छा है वो निकाल लेते हैं, दैट इज़ देयर कैपेबिलिटी। बट मुझे लगता है कि मैंने कोचिंग किया है तो कोचिंग बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि हमको पता चल जाता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो देखिए सब पूरा मार्केट लगा हुआ है इतना ज़्यादा, तो हम सब चीज़ लेके नहीं पढ़ सकते ना। तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है और बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स हमें चाहिए, जो कि हमें टीचर ही बता सकता है। इवन जो हमको कोचिंग से मटेरियल प्रोवाइड होता है वो भी सब नहीं पढ़ना है, टीचर बताता है। तो अच्छा, आप AU से जो PG करके आए हो, वहाँ से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हो MA इकोनॉमिक्स में, और अभी यहाँ पर UPSC की तैयारी कर रहे हो और बड़ा अच्छा बता भी रहे हो। तो यहाँ पर आप किस प्रकार से देखते हैं कि स्टूडेंट एक यहाँ पर आए, वो कहाँ से अपनी शुरुआत करे और कैसे है जो उसको देखना चाहिए? क्योंकि NCERT की बात करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं हिंदू लेके बैठ जाते हैं, तो उसमें आप किस प्रकार है जो डले? देखिए ये तो मैं बताना सही नहीं समझूंगा कि बच्चों को कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये तो टीचर ही बताएगा। पहली बात। सेकंड बात ये है कि कौन किस बैकग्राउंड से आया है, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है,
ठीक है, ये सब मायने रखता है, बट ये सेकेंडरी है। स्टूडेंट को अपने अंदर भीतर झांकना पड़ेगा कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंगली, राइट। तो उसी के हिसाब से उसको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है और फिर स्टार्ट कर देना है धीमे धीमे। एनसीईआरटी इज़ नॉट सफिशेंट बट इट इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, लोग कहते हैं। तो एनसीईआरटी के साथ ही सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का आपको बेस बताता है। और रही बात आपने जो कहा द हिंदू का है, द हिंदू बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। लोग बोलते हैं कि वो लेफ्ट विंग का न्यूज़पेपर है, उसमें आइडियोलॉजी जो है लेफ्ट विंग की है। तो हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमारे अंदर हमको इतना पता है कि चीज़ें हमको अपनी माइंडसेट किस डायरेक्शन में रखना है, न्यूट्रल स्टैंड्स के साथ, राइट। तो जो भी आर्टिकल आ रहा है तो उसमें अगर उसमें जो हमारी पॉजिटिविटी है उसको हम निकाल लेंगे। जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड का न्यूज़ है वो हम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि द हिंदू से मेरा ये पर्सनल एनालिसिस है। मैंने ये अटेम्प्ट लिया था, मेरा प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो करंट अफेयर की जितनी भी मैगजीन्स आती हैं, चाहे वो नेक्स्ट IAS की है, विज़न की है, मैक्सिमम बच्चे विज़न की ही टेस्ट सीरीज़ पे रिलाई करते हैं और करंट अफेयर की मैगज़ीन पे भी। लेकिन देखा जाए तो ये जो पूरा न्यूज़ पेपर बना था इस बार यूपीएससी का, जो करंट अफेयर था, लोग बोलते कहाँ से आया पता ही नहीं चला। लोग विज़न की करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं, सब लोग पढ़ते हैं। और जो बोल गए कि मतलब जो पेपर है वो बहुत टफ हुआ था। पेपर टफ नहीं था। पेपर जो था करंट अफेयर जो भी हम कहेंगे बेस था, वो पूरा द हिंदू से था। मुझे टाइम लगा, 15 दिन लग गया ये पता करने में कि क्वेश्चन का सोर्स कहाँ से आया। तो जितने भी क्वेश्चन थे मैक्सिमम, ऑल नहीं मैक्सिमम, वो द हिंदू से ही पुटअप किए गए। अच्छा, आपने जैसे ये अटेम्प्ट दिया था तो इसमें कहाँ चूक गए थे? मतलब इस बार का सीसेट भी बड़ा टफ बताया जा रहा था, आप ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड से। हाँ, नहीं सीसेट भी टफ था और मेरी तैयारी, मैं अपने आप का सच्चाई बताना चाहूँगा कि मेरी तैयारी पूरी नहीं थी। मैंने अटेम्प्ट लिया, मैंने सोचा पहले कि अटेम्प्ट ना लें, लेकिन अच्छा रहा मैंने अटेम्प्ट लिया। कम से कम ये तो समझ में आएगा कि हम कितनी गहराई में हैं और कितना हमको सतह पे आने में हमको कितना प्रयास करना पड़ेगा। जी, तो लास्ट में मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि आप जैसे कह रहे हो कि 1 महीने से यहाँ पर कुछ नहीं देखा है, तो मतलब कि कहा जाता है कि 18 घंटे पढ़कर वो तैयारी करते, तो आपने कंसिस्टेंसी देखिए, वो लोग बोलते हैं हाँ 18 घंटे, जैसे टॉपर्स ही बताते हैं कि 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो ये एग्ज़ाम की, जब एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा है तब तो आपको देना पड़ेगा। 1 हफ्ता, महीना, 15 दिन बचा हुआ है, तब तो आपको अपना पूरा झोंक देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डेली कंसिस्टेंसी के हिसाब से 5, 6, 7 एवरेज 7, अगर एवरेज 6-7 का एवरेज लेके डेली चलते हैं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, तो एग्ज़ाम टफ नहीं है। मैंने 2 एग्जाम्पल देखा है। एक मेरे फ्रेंड ही है शिवम कुमार, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो इस बार उनका AIR 208 था, 208 या 216। उन्होंने IRS लिया, लंबा, बिहार का लड़का है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मतलब म्यूचुअल फ्रेंड है हम लोग एक दूसरे से। तो मैंने उस बंदे के अंदर वो टैलेंट देखा कि प्रीलिम्स बंदा वो दे के आता है 2022 का, और 12 जून को था, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो देने के पहले मुलाकात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि भाई कैसी तैयारी है, कह रहा भाई देख के बात करते हैं। बड़ा हंस के वो बंदा, ही इज़ अ वेरी जॉली पर्सन। तो उसने हंस से हमसे बात किया, तो पेपर दे के आया, कह रहा भाई हो जाएगा प्रीलिम्स। हम कह यार बड़ा अच्छा यार तुम्हारा यार है कि बोल एग्ज़ाम देने के बाद तुम्हारा हो जाएगा। फिर उस बीच में गायब हो गया लड़का, पढ़ने में लगा था क्योंकि वो सिलेक्शन पा रहा था उसको, और उसके बाद वो मेंस लिख के आया। डार्क हॉर्स वाली कहानी हो गई। हाँ, डार्क हॉर्स वाली कहानी हो गई। हाँ एग्जैक्टली। तो फिर उसने मेंस का एग्ज़ाम लिखा, तो उसके बाद उससे मुलाकात हुई कि कैसा पेपर हुआ भाई, कैसा तुम्हारा पेपर रहा। कह रहा भाई इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट अभी 2-3-4 महीने बाद आएगा। अच्छा। तो इंटरव्यू उसका आई थिंक दैट 8 या 9 फरवरी को था। तो इंटरव्यू दे के हमको मिला है, अगर डेट मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, डेटें मुझे याद रहती हैं, 26 मार्च को मिला है लड़का। 26 मार्च, हाँ नहीं 26 मार्च, अभी रिजल्ट नहीं आया था। IAS का रिजल्ट अभी नहीं घोषित किया गया था। तो मैंने कहा भाई कैसा रहा, आ गया क्या रिजल्ट? क्योंकि जब वो निकल रहा था तो उसके पूरा हुजूम उसके साथ में था, करीब 8-10 लड़के उसको घेरे हुए थे। तो वो रबड़ी खा रहा था। तो मैं करोल बाग से खाना खाने जा रहा था शाम को, तो उसने मुझे आवाज़ दिया ऐश्वर्य। तो हम कहे कि हाँ, तो रबड़ी खा ले भाई। हम कहे हो गया क्या भाई? तो बोल रहा है नहीं भाई होगा तो पेपर में पता चलेगा। हम कहे कैसा रहा इंटरव्यू, क्या उम्मीद है? कह रहा है भाई अगर बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा तो 1 डिजिट में रैंक आएगी, और अगर अगर नहीं रहा, मेरा लक साथ दे, 2 डिजिट में रैंक आएगी। रैंक आता है 208, लड़का सिलेक्शन पा जाता है। ये मतलब एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा मेरे पास कम है।
7:45 हो रहा है, हमको 8:30 बजे अपने टेबल पे जाना है। अच्छा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम टाइम मेरे पास है। तो और उसने एक बात और मुझसे कही, हाँ, एक बात ये मैं बताना चाहता, जो उसका अप्रोच हम लोग के प्रति प्रीलिम्स के पहले था, जब उसने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया था, आज भी उसी का स्वभाव जो है वही सेम है। हम लोग भी जैसे बात करते थे तू तड़ाक करके, आज भी उसी तरह से हम लोग बात करते हैं। बिल्कुल जी। तो ये है जो इनके मित्र शिवम कुमार थे, उनकी सिलेक्शन की कहानी। बिल्कुल एक और है, राहुल जी हैं। वो इस बार प्री लिखे हैं। अच्छा। भाई हमको लगता है कि 84 इस बार कट ऑफ जानी चाहिए प्रीलिम्स की। वो बंदा 120 पा रहा है कट ऑफ, और प्रीलिम्स के पहले बोल रहा था हो जाएगा, मेंस में भी बोल रहा हो जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है हो जाएगा वो। देखो क्योंकि ये इस सेम प्रकार से- का जो कॉन्फिडेंस है वो हाँ, वो कॉन्फिडेंस जो मैंने शिवम कुमार में देखा था, वही राहुल के अंदर में देख रहा हूँ। महाराष्ट्र का लड़का है। उम्मीद है कि हम आप में भी देखेंगे। Thank you so बहुत much, बहुत sir. धन्यवाद। वेलकम साथियों, बहुत दिन हो चुके थे, बोर हो रहे थे, आज ओल्ड राजेंद्र नगर आए हैं। यहाँ पर कई साथी अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी शाम का समय हो चुका है और यहाँ पर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स आ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर बातें चर्चा हो रही है कई विषयों पर, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हेलो भैया, कैसे हो? मैं सब बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? चल रही है तैयारी, मोटिवेटेड चल रही है क्योंकि प्रीलिम्स आ रहे हैं पास में, अच्छा और टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं डेली का रीडिंग। अच्छा, डेली का रीडिंग कर रहे हो, टारगेट कंप्लीट। हाँ, सबका। तो ओल्ड राजेंद्र नगर कैसा माहौल है यहाँ का? ओल्ड राजेंद्र नगर मतलब हर एक एस्पिरेंट का एक होता है कि सपना होता है कि इधर ही प्रिपरेशन करेंगे, इधर से ही जर्नी का स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि एक्सपोजर अच्छा है इधर, सब चीज़ें ऐसे ग्राउंड लेवल पे दिखती हैं। पर इसका फेस भी कुछ अलग ही है अच्छा कि जब आते हो तो बहुत चीज़ें अलग लगती हैं, सब कुछ नया नया लगता है। तो इसके बहुत सारे फेसेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, अच्छा। पर हाँ, जो आता है प्रिपरेशन करने के लिए वो तैयार होके भी आता है वैसे भी। तो उससे पहले कि आगे की यात्रा को अपन जानेंगे, मैं थोड़ा सा आपके बारे में अपना बैकग्राउंड जानना चाहूँगा कि कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है और आगे की पढ़ाई कहाँ से की है, और यहाँ जो आपने यूपीएससी का सपना देखा है वो यूपीएससी का सपना आपके कहाँ से आया? अच्छा, मेरा नाम आशीष पांडे है, मैं बाय द वे महाराष्ट्र पुणे से हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग भी उधर से किया है फ्रॉम सिंहगढ़ कॉलेज से, और मैंने ग्रेजुएशन भी उधर से किया है, मैंने मास्टर्स डिग्री भी उधर से किया है। पर आफ्टरवर्ड्स मैंने थोड़ा कॉर्पोरेट में काम करके, मेरा पहले से एम्बिशन था कि मुझे यूपीएससी करना है, क्योंकि वो एक लाइफ ही अलग है, वो एक प्राइड ही अलग है कि जो देश के लिए काम करना है। वैसे कॉर्पोरेट में भी करते ही हम, योगदान देते ही हैं, पर ग्राउंड लेवल पे काम करने का मेरा भी बहुत इच्छा था, तो इसलिए मैंने यूपीएससी एक साइड भी चूज़ कर लिया था। तो इसी चक्कर में यूपीएससी करने आया था मैं इधर, और सभी स्ट्रगल में देख ही रहा हूँ। अच्छा, तो पांडे जी कितने साल हो गए यहाँ पर, आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मेरे को 1.5 साल हो गया इधर। 1.5 साल हो गए। ज़्यादा तो यहाँ पर जैसे एस्पिरेंट्स आते हैं, शुरुआत में वो कोचिंग वगैरह ले लेते हैं, तो आपने क्या किया शुरुआत में, कहाँ से अपनी इस जर्नी की शुरुआत की? मैंने जर्नी की शुरुआत कोचिंग से ही चालू की थी। मैंने अनअकैडमी का ऑफलाइन का वो लिया था, अच्छा अच्छा। तो उसमें भी मैंने सीखा था, आइडिया लग गया था। बहुत सारे लोग हैं जो पहले से तैयारी करते हैं, उनसे भी गाइडेंस टिप्स लिए थे, जो मेरे भैया हैं, मतलब बोल सकते हो, जिन्होंने क्रैक किया यूपीएससी। यही ग्राउंड लेवल का एक्सपोजर आपको राजेंद्र नगर में मिलता है, अच्छा, जो आपको बाकी और जगह नहीं मिलता। खैर आपने तो शुरुआत में आए और आपने बोला कि भैया जो सीनियर्स थे उनसे आपने ये चीज़ें जानी। आप अब तो देने वाले बन गए, 1.5 साल हो गए। तो अब आप ये बताइए, जो जैसे शुरुआत में कोई राजेंद्र नगर आ रहा है, तो उसके लिए कुछ बताइए कि कैसे वो तैयारी को शुरू करे, कौन सी कोचिंग ले। आपने जैसे अनअकैडमी ली है, तो कैसी कोचिंग कौन सी ले, और यहाँ की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हाई बताई जा रही है, तो उसको क्या है, कहाँ पर सही मिल रहा है, सब कुछ ऐसा कुछ बताइए। मैं तो यही कहूँगा कि राजेंद्र नगर आने का कोई पॉइंट नहीं है अगर तुम्हारे पास फीस नहीं है। ऑफलाइन कर सकते हो, जज्बा है तो वो सब चीज़ें घर पे ही बैठे कर सकते हो। आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि ह्यूज % राजेंद्र नगर से ही निकल रहा है, बहुत सारे जगह से निकल रहे हैं, गांव से निकल रहे हैं, जो गांव में भी प्रिपरेशन करते हैं। अगर संसाधन नहीं है तो घर में करो, संसाधन है, अगर एक्सपोजर लेना है, मन है, तो राजेंद्र नगर भी आ सकते हो। और दूसरी बात, कोचिंग क्लास भी ले सकते हो गाइडेंस की तरह, कि आपको एक आपका टाइम टेबल फिक्स कर देता है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। जैसे एक लेक्चर हो गया तो आज इसका रिवीजन लेना है। तो ये सब चीज़ें आप पहले, मतलब जो आएगा बंदा, वो पहले यूपीएससी का पैटर्न देखे, यूपीएससी कैसी एग्ज़ाम प्रिपेयर करती है, कैसे क्वेश्चंस करती है, क्या करती है। अगर वो माइंडसेट क्लियर है कि करना ही है, तभी आइए, नहीं तो ये वेस्ट ऑफ टाइम कह सकते हो, पर नॉलेज का
वेस्ट नहीं है। इधर नॉलेज तो मिलता ही जाएगा आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन के टाइम में। अच्छा, आपने संसाधनों की बात की, तो संसाधनों में ऐसा माना जाता है कि ओल्ड राजेंद्र नगर है वो बाकी जैसे मुखर्जी नगर हो गया वो भी यूपीएससी का हब कहलाता है, लेकिन ओल्ड राजेंद्र नगर उसकी तुलना में थोड़ा महंगा पड़ता है। तो यहाँ पर क्या आप कितने कहाँ पीजी में रहते हैं, रूम में रहते हैं, क्या उसका रेंट है, क्या कितना खर्चा आ जाता है? मैं तो अभी रूम पे ही रहता हूँ। मैं पहले पीजी में रहता था तो उसका 10,000 रुपीज़ था, खाना पीना इंक्लूड था। पर अब 10,000 लेके जाइए इधर तो कुछ नहीं है। अच्छा। इधर तो 10,000 तो 3 शेयरिंग में मिल जाता है, हाँ, वो भी एक ही रूम में। पर मैंने भी वैसा ही मिला था हाँ, और बाद में मैंने रूम ले लिया था। पर रूम भी ऐसा लिया है कि मतलब आप बोल सकते हो बाथरूम इतना रूम है, अच्छा, उसका भी मैं 4,500 रुपये देता हूँ। अच्छा, और बाकी उसमें लाइट बिल अलग देना पड़ता है, वाटर का बिल अलग देना पड़ता है, तो सब कुछ अलग अलग ही देना पड़ता है। और थोड़ा सा पैसा लगता ही है। आप अगर राजेंद्र नगर आ रहे हो तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट सोच के ही आना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं क्योंकि पैसे की वजह से। बहुत बच्चे टेंशन में रह जाते हैं कि अगले महीने कैसे निकालेंगे। अच्छा। चलो अब अटेम्प्ट के बारे में बात करते हैं। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया है या अगला देने जा रहे हो? पहला अटेम्प्ट? पहला अटेम्प्ट देने जा रहा हूँ। अच्छा, पहला मैंने किसी भी चीज़ का जल्दबाजी नहीं की है। मैं सोचता हूँ प्रिपरेशन शुड भी गुड लेवल पे होनी चाहिए। ओके। सो मैं यदि गलत नहीं हूँ तो अगली मई में जो है आपके एग्ज़ाम्स है, प्री का है, तो अब तक क्या मतलब कहाँ तक कवर कर चुके हो? जैसे कि कोई जो अपने घर बैठकर जो तैयारी कर रहा है उसे भी मालूम तो चले कि यार ओल्ड राजेंद्र नगर में जो बैठकर बंदा तैयारी कर रहा है उसने कहाँ तक कवर अप कर लिया? अच्छा, इतना एक है कि जो बंदा यूपीएससी कर रहा है ना, हाँ। उसे मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि अगर वो यूपीएससी करते समय एक्सप्लोर नहीं करेगा, हसल नहीं करेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, ये बता के मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। सही। क्योंकि हर किसी का टिप्स और मेंटोरशिप अलग होता है, सही। और हर किसी का ग्रैबिंग करने का पावर अलग होता है। अभी मैं सोचता हूँ मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने सीबीएसई से किया है, तो मुझे थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल नॉलेज है, तो मैंने डायरेक्ट रेफरेंस बुक उठाई है। पर अगर मैं ये नॉलेज रेफरेंस बुक का दे दूँ, कोई गाँव का पढ़ा हुआ बंदा है जो स्टेट बोर्ड से पढ़ा है, उसे ये सब नॉलेज नहीं है, तो उसे एनसीईआरटी जानी पड़ेगी। तो वो अपने तरीके से डिसाइड करे कि उसका एबिलिटी कितना है, कि कहाँ से उसका ग्रास रूट है, कि कहाँ से उसको पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी। और ये सब चीज़ें आपको यूपीएससी की जर्नी में सिखाता है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ता है, कि अपने आप को जानना पड़ता है कि क्या है, क्या कमी है, क्या नहीं है। तो ये सब आपको यूपीएससी की जर्नी में पता चलता है। और ये ऐसा जर्नी है कि जहाँ गिरोगे वहाँ सीखोगे, और जहाँ ऊपर उठोगे वहाँ आपको अच्छा भी लगेगा, और गिरने की भी शक्यता है। तो ये सब चीज़ों के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और यूपीएससी वाला जो करना चाहता है मैं उसको इतना ही करूँगा, एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करने से ही सब चीज़ें पता चलती है। नॉर्मल अगर बैठे बैठे अगर ऐसा यूपीएससी ने तो पोर्शन तो दिया ही आपको यूट्यूब में, सब मतलब पीडीएफ में, वही कर लो, इतना ही पास हो जाओ, उतने में ही मास्टर कर लो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने इतनी देर हमारे को समय दिया। तो ये साथियों था ओल्ड राजेंद्र का सारा कुछ मामला, और इसके बाद और भी है हमारे कई साथी, उनसे अपन मिलेंगे और बातचीत करेंगे।